वीडियो के माध्यम से 2023 में आने वाले गणित के 10वीं कक्षा के कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। यह जो प्रश्न जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं वह 2023 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन प्रश्नों में से लगभग 100% जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट माने गए हैं। इन प्रश्नों के लिए प्रश्नों सहित उत्तर भी दिया जा रहा, आप उनको अच्छी तरह से बना सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं प्रश्न की ओर कि 2023 में आने वाले गणित के 10वीं कक्षा में कौन कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण रखे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए और बी अभाज्य संख्याएं है तो ए और बी का लसा क्या होगा। यानी कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। आपको ऑप्शन में ए बी और इनमें से कोई नहीं दिया रहता है, लेकिन इसका सही उत्तर यहाँ पे ए और बी होगा, यानी कि ए बी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपको दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 0.3 रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिया रहेगा 1/2, 1/3, 1/4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, सही उत्तर मिलता है 1/3। हम लोग इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर से दिया जा रहा, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से दिया जा रहा, इन क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। 7 + 3√2 7 + 3√2 परिमेय है या अपरिमेय। इसका सही जवाब हमको मिलता है कि यह जो है से अपरिमेय संख्या, लेकिन इसमें भी 4 तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन रहेगा अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन रहेगा इनमें से दोनों और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि यह जो संख्या है वह अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे और देखेंगे कि लघुत्तम और महत्तम में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को 2023 के लिए माना गया है और उस क्वेश्चन को इस वीडियो के सामने रखा गया है। तो हम लोग देखेंगे 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 1:2, 1:10, 12:1 और 10:1। तो सही जवाब है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो अनुपात होगा वह 12.1 होगा। इसका सही जवाब मिलता है कि 12.1 आएगा। अब हम लोग इसी तरह से एक और महत्तम समापवर्तक में से एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिया गया है जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मिल रहा। 5 का क्वेश्चन नंबर है कि 2 लगातार संख्याओं का महत्तम क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का महत्तम क्या होगा, इसकी जानकारी के लिए हम लोग बहुत से सिस्टम में बनाते हैं, बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन उसका सही आंसर हमेशा नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर सही आंसर की जानकारी के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं कि 2 लगातार संख्याओं का महत्तम क्या होगा। जैसे 1 और 2 दोनों लगातार संख्या हैं, लेकिन इसका जब भी महत्तम निकालते हैं तो हम लोग महत्तम निकाल के देख सकते हैं कि 1 और 2 का महत्तम क्या होगा। तो एक के टेबल जब पढ़ते हैं, एक के पहाड़ा पढ़ते हैं तो 1 दूना 2 होता है, यानी कि 2 बार में लगता है, यहाँ 2 कैंसिल हो जाता है, यानी कि 1 और 2 का जब भी महत्तम हुआ तो 1 होता है, इसलिए इसका सही उत्तर 1 होगा। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि 2 लगातार संख्याओं का महत्तम क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि इन दोनों संख्याओं का महत्तम 1 होगा। इसी तरह से अब हम लोग
आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड मतलब कि 96 को फैक्टराइज करके हम लोग तोड़ लेते हैं, पूरा अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल में देखते हैं कि 96 के हम किस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 96 को 2 से लगाएंगे, 48 2 जा 96, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी कि यहाँ पर 2 की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 है, यानी कि 2 की संख्या 5 है और 3 की संख्या 1 है, यानी कि 2 के पावर 5 × 3। इस तरह से हम यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड अच्छी तरह से निकाल करके तब फिर हम ऑप्शन में टिक आउट करते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि 2 के ऊपर 3 गुने 5 होगा, कि 2 के ऊपर 5 गुने 4 होगा, कि 2 के ऊपर 5 गुने 3 होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग इसका सही उत्तर के लिए हम लोग पहले 96 यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हमें पता चलता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर 5 गुने 3 आएगा। इस तरह से हमें एक एक पहलुओं को ध्यान देते हुए और बारीकी से समझते हुए इन प्रश्नों का उत्तर देना है, ताकि 2023 में आने वाले जो प्राप्तांक होगा वह 100% सही होना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरी पड़े तो उसमें नीचे जो रफ कॉपी होता है, पीछे में रफ पेज दिया रहेगा, आप लोग अच्छी तरह से उनको बना करके सॉल्व करके इसके बाद ऑप्शन देना है। इसी तरह से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि 7 क्वेश्चन नंबर में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम 17 है, तो उसका लघुत्तम क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला है, एक टेक्निक है, टेक्निक के द्वारा भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए कि किस तरह से इसका होता है। तो लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक बराबर फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा महत्तम समापवर्तक। 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है 8670 और बटा में महत्तम दिया हुआ 17 से इसको जब विभाजित करते हैं तो हमें 510 बार में कट जाता है। इस तरह से हम यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 8670 और महत्तम उसका दिया हुआ है 17। तो लघुत्तम निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे और लगा करके हम इसको सोल्व करके 17 से जो ही 8670 में विभाजित करते हैं तो हमको 510 बार में यानी कि कट जाता है। इस तरह से इसका सही उत्तर 510 है। लेकिन इसका ऑप्शन आपको दिया रहेगा, पहला में ऑप्शन रहेगा 500, दूसरा में रहेगा 510, तीसरा में रहेगा 600 और चौथा में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हमें क्या मिला कि 510 है, क्योंकि 510 बार में पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। अब हम लोग आगे की ओर अब क्वेश्चन को देखेंगे कि 2023 में आने वाले और कौन कौन से संभावित क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों को हल देखेंगे कि किस तरह से हल किया जा रहा है, किस तरह से उसका उत्तर दिया जा रहा है, उत्तर कैसे प्राप्त हो रहा है। हम लोग क्वेश्चन अगला में देखेंगे कि 3.27 यानी कि 3.27 कौन सी संख्या है, या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। 3.27 कौन सी संख्या है, इसका सही उत्तर हमें मिलता है जब यह जो संख्या है वह p/q के रूप में है और जो p/q के रूप में होता है वह परिमेय संख्या माना जाता है। 3 यानी कि 27 जो संख्या है वह परिमेय संख्या, क्योंकि यह p/q के रूप में है। तो इसका सही उत्तर यानी कि परिमेय संख्या आता है। हम लोग आगे की ओर अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्या एक वैसा संख्या है जो क्रम से लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5,
यानी कि जब भी हम लेते हैं क्रम संख्या तो पता चलता है कि सम संख्या जब लेंगे क्रम में तो हमें 2, 4 जो है जो लगातार क्रमिक सम संख्या, तो क्रमिक सम संख्या का यहाँ पर महत्तम निकालना। तो क्रमिक सम संख्या का महत्तम निकालने के लिए 2, 4 का जैसे ही हम लोग महत्तम निकालते हैं तो 2 दूना 4 होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन कितना आया, 2 आता है। इस तरह से क्रमिक 2 सम संख्याओं का महत्तम जब भी आएगा तो सम संख्या जब रहेगा, जैसे 2 और 4 यहाँ पे सम संख्या, तो 2, 4 का महत्तम निकालते हैं तो 2 आता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 0, 2, 4 इनमें से कोई नहीं, यानी कि सही ऑप्शन यहाँ पर 2 है। इस तरह से हम इसी तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा मार्किंग जो रहेगा वह हमेशा एक के एक बढ़ते जाएगा, आपको कोई भी यानी कि क्रॉस मार्किंग नहीं मिलेगा और हम लोग 99% तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग इसी तरह से अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार यानी कि 6/15 यह कौन सा संख्या है जो कट जाता है या नहीं पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो वैसी संख्या जो पूर्ण तरह विभाजित हो जाता है, जो दशमलव के बाद इनके पूर्णतः विभाजित होता है, वह शांत संख्या में आता है। लेकिन वैसा संख्या जिसका विभाजन करने के बाद दशमलव के बाद भी हमेशा यानी कि कुछ न कुछ शेष अंक बचते रहता है तो उसको अशांत कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 6/15 यानी कि 15 से 6 में भागा दे करके देख लेंगे एग्जाम्पल में कि 15 से 6 बार जो दशमलव में है या कटता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक अंक है, इसे यहाँ पे दशमलव लेंगे, दशमलव के बदला यहाँ 0 बैठा देते हैं। अब 15 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 के हम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, यानी कि 4 बार में यह पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो 6/15 है वह शांत रूप में है, क्योंकि 6/15 दशमलव के एक अंक के बाद यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। इससे पता चलता है कि 6/15 एक शांत संख्या है, शांत है। अतः इसका उत्तर जो भी होगा शांत होगा, अशांत नहीं हो सकता। आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, शांत, अशांत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है, क्योंकि यह पूर्णतः विभाजित हो गया इसलिए शांत होगा। हम लोग इसी तरह अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। द्विघात बहुपद से दिया जा रहा है। द्विघात बहुपद से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए यहाँ पे रखा गया है, जो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। आप लोग मूलों के योगफल निकालने के लिए द्विघात समीकरण में सबसे पहले a, b, c का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि a का वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 1 है। और मूलों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -b/a। -b/a इसका जो फार्मूला होता है, इसमें जब बैठाते हैं तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस में 4 है और माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस में 4 हो जाएगा। और a का वैल्यू 1 है, 1 और 4 में जब भी डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 4। इस तरह से हमको पता चल जाता है कि x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल केवल 4 होगा। लेकिन आपको यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसका ऑप्शन है 1, 2, 4 और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर आपको मिलेगा केवल 4 होगा। इस तरह से हम लोग बनाते हुए इसको रफ करते हुए और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से दिया जा रहा है। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 2 का शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम x² - 2 = 0 लेते हैं। जब माइनस में इसका साइन रहता है तो बराबर के उस साइड जाता है, तो x² =
यानी कि 2 हो जाता है, और स्क्वायर हटाते हैं तो x बराबर 2 के ओवर रूट हो जाता है, और यह जो 2 का जो वर्गमूल होता है वह प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू -2 और केवल 2 यानी कि प्लस में 2। इस तरह से द्विघात बहुपद x² - 2 का शून्यक जो निकलेगा वह -2 और 2 होगा। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन रहेगा -2 - 2, दूसरा ऑप्शन रहेगा -2 + 2, तीसरा ऑप्शन रहेगा +2 और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन जब हम इसका सोल्व करते हैं, बनाते हैं, तो इसका आंसर पता चलता है कि एक -√2 होगा और एक दूसरा +√2 होगा। इस तरह से इसका सही उत्तर है -2 और +2 वाला। अब हम लोग इसी तरह से एक रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है जो बहुत ही 2023 के लिए इम्पोर्टेंट माना गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा क्वेश्चन नंबर 13 में कि वैसा रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है। वैसा रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है विरोधी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, विरोधी, अवरोधी, इनमें से कोई नहीं और अंतिम में 0 रहता। लेकिन हम इसका सही उत्तर होता है विरोधी, क्योंकि जिसका कोई हल नहीं होता वह विरोधी कहलाता है। इसी तरह से अब हम लोग अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण में क्वेश्चन 1 दिया जा रहा है कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों के प्रकृति क्या होगा। मूलों के प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले a, b, c का चुनाव करते हैं, इसके बाद d निकालते हैं और d निकालने से पता चल जाता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूलों के प्रकृति के लिए जब d बड़ा होता है 0 से तो उसका मूल वास्तविक और असमान होता है। जब d छोटा होता है 0 से तो उसका मूल वास्तविक और असमान होता है। सॉरी, जब d बड़ा होता है 0 से तो वह उसका मूल जो होता है वह वास्तविक होता है। जब d छोटा होता है 0 से तो वास्तविक नहीं होता है, लेकिन जब d बराबर होता है 0 से तो उसका मूल वास्तविक होता है। लेकिन यहाँ पर x² + x - 1 = 0 के मूलों के प्रकृति को जब निकालते हैं तो उसका वैल्यू यानी कि d से छोटा होता है, तो इसका सही जवाब है वास्तविक और असमान होगा। इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि 1 से 50 तक के लगातार सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों। आप लोग को 2023 में यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप में रखा गया है कि 1 से 50 तक के वह कौन सा संख्या है जिसको सभी के जोड़ करके 1 से लगातार 50 तक के हमको 2-4 सेकेंड में जोड़ करके आपको ऑप्शन सही चुनना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वह केवल 2023 में इम्पोर्टेंट माना गया है और आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। तो 1 से 50 तक के लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 50 तक, यानी कि यहाँ पे 50 तक के 50 संख्या है, यानी कि टोटल नंबर आ गया 50। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक आपका फार्मूला दिया जाता है n × n + 1/2। अब इसको फार्मूला के माध्यम से हम लोग बैठा लेंगे, फार्मूला के माध्यम से बैठा लेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से देखिए, n × n + 1/2, n के जगह पर 50 दिया हुआ इंटू 50 + 1/2, 2 से काट देंगे 25 और 25 × 51 करेंगे तो वो 1275 बार में कट जाएगा। इस तरह से 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योगफल हमें 1275 प्राप्त हुआ।